हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनटीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि है पार्ट 3, क्योंकि ऑलरेडी हम 2015-16 के 2 पार्ट कर चुके हैं। मतलब ये आधा हिस्सा नहीं है उनका, क्योंकि हर ईयर में बहुत सारे पेपर आते हैं ना, क्योंकि स्टेज 1 जो है वो बहुत सारे स्टेट्स जो है वो अपने अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर साल में हमको बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं, लेकिन हमको सारे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रेलेवेंट पेपर्स जिनके क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो दूसरे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको सेग्रीगेट कर करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं। एनटीएससी का सिलेबस सोशल साइंस का कंप्लीट हो चुका है, सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप उनको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। सोशल साइंस का सिलेबस एनटीएससी का कुछ ऐसा है जो आपको एकदम डायरेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। उसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ती है। तो आप उस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हो एंड यू वोंट नो वो एंशिएंट मेडिवल और ये सारा किस्सा, है ना। तो अभी उस सब चीज़ों में मत पड़ो। आपको जो भी टॉपिक्स हैं, कहाँ से मिलने चाहिए, कहाँ से निकलने चाहिए, क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, ये सारी रिसर्च करके मैंने आपके लिए पैक बना के उधर रख लिया है। आपको सिर्फ उठाना है और उसको ले लेना है और बस पढ़ लेना है उसमें से, है ना। अच्छे से उन सारे वीडियोस को देख लेना। हिस्ट्री पूरी लाइन वाइज कराई गई है, क्योंकि बीच में से अगर हम कोई सा टॉपिक उठाते हैं तो फिर कहानी पूरी बिगड़ जाती है ना। तो ये पूरी कहानी है, इतिहास हमारा पुराने समय से अभी तक का, तो वो मैंने पूरा लाइन वाइज करवाया। अगर आप पूरा लाइन वाइज पढ़ोगे तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कमी आपको लगेगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पूरी ऐसे लाइन से आप देखना सारे वीडियोस, तो अच्छे से बन जाएगा, है ना। मुश्किल से दो महीने आर इनफ, ठीक है, बहुत इनफ है अगर आप ईमानदारी से रोज़ पढ़ते हो तो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पूरे कलेक्टिवली हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स साथ में कर रहे हैं, क्योंकि बाय द एंड आपको पेपर पूरा इकट्ठा देना पड़ेगा। किसी एक टॉपिक से नहीं बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। सोशल साइंस वैसे ही बहुत बड़ा होता है ना। तो इसलिए हम पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना पूरा सिलेबस है, सबके पूरे के पूरे पेपर साथ में कर रहे हैं, है ना। क्लियर है इतना डाउट? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, बस एक पिंकी प्रॉमिस आपको करना है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराते जाऊंगी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछते जाऊंगी, है ना। कुछ चीज़ें आपको बताते जाऊंगी, कुछ चीज़ें मैं समझाते जाऊंगी, तो आपको उसमें लिंक बनाना है। अगर मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ तो कमेंट में आंसर उसका ज़रूर से आना चाहिए, है ना। ये कुछ हमारे क्लास के रूल्स हैं, ठीक है। तो कमेंट में आंसर उसका आना चाहिए बाकायदा। मैं देखती हूँ जैसे ही वीडियो प्रीमियर होता है तो मेरे को बच्चों के नाम भी याद रहते हैं, है ना। खुशी वगैरह जो है वो यूजुअली आंसर मेरे को दिखते हैं उनके। तो आपको कमेंट में ज़रूर से लिखना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना याद है ना। नहीं, अगर आपको एकदम याद आ रहा है तो उसको सर्च करके लिखो। खुद से सर्च करके लिखोगे तो अभी नहीं याद आ रहा होगा ना, तो अब हमेशा आपको याद आएगा, हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने खुद से सर्च करके आंसर निकाला है। क्लियर? पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन द ईयर, है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात की जा रही है, कौन से साल में हुआ था। तो बेसिकली बैटल ऑफ पानीपत क्या होता है, मैम थोड़ा सा ये बता दो, ठीक है। तो बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, देखो ऐसा था कि मुगल एम्पायर बहुत लंबे समय तक चला। लंबे समय तक चलते चलते औरंगजेब तक ऐसी स्थिति थी कि अच्छे से चला, लेकिन औरंगजेब ने थोड़ा सा लोगों से थोड़ी बिगाड़ ली थी। बाकी जो सारे एम्परर्स थे वो बाकी दूसरे राजाओं से बना के रखते थे, लेकिन औरंगजेब ने नहीं बनाई। फिर उसके बाद में जो दूसरे एम्परर्स आए, मतलब उनके जो वंशज रहे, वो कमज़ोर मुगल एम्परर्स रहे, है ना। तो उनकी लड़ाइयाँ जो है वो जाट, मराठा, सिख, इन लोगों से ज़्यादा होने लगी, ठीक है। वहीं सदर्न पार्ट पे, जैसे मुगल एम्पायर जो है वो पहले ऊपर वाले हिस्सों में बढ़ा हुआ था अकबर के समय तक, है ना। नीचे वाले हिस्सों तक गया नहीं था, क्योंकि नीचे वाले हिस्सों में अपने मराठास वगैरह बैठे हुए थे। लेकिन औरंगजेब के बाद में औरंगजेब ने क्या सोचा कि चलो नीचे चलते हैं और अपना एरिया जो है वो बढ़ाते हैं। तो जैसे ये नीचे आने लगे कॉन्कर करने के लिए, तो इनकी लड़ाई किससे हुई? मराठास से। तो मराठा से लड़ाई लड़ी गई थी इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत एक जगह है ना, इसलिए उसको बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, कि पानीपत के बैटल ग्राउंड पे लड़ाई जो है वो, युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो किस कारण से लड़ा गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मराठास और इनके बीच में जो है वो टक्कर थी, ठीक है। मराठास नहीं चाहते थे कि जो मुगल एम्परर्स है वो नीचे का हिस्सा भी एनेक्स करें, है ना। हाँ, तो बेसिकली कब की बात है, ये बात है अराउंड
1761 की, ठीक है, कब की बात है, 1761 की बात है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। अच्छा, इसके साथ में बैटल ऑफ प्लासे भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना, पुराने प्रीवियस ईयर में। और बैटल ऑफ प्लासे भी क्यों लड़ा गया था उसकी मैंने पूरी कहानी आपको बताई है, तो मिस मत करना। देखो ईयर्स में ऐसा है कि आप थोड़े बहुत तुक्के लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे याद रहे, लेकिन जैसे जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है मैं हर पेपर के साथ में करा रही हूँ, तो आप कॉपी में अपना एक नोट बना लो, है ना, कॉपी में एक नोट बना लो, या फिर कॉपी के 2-3 पेजेस फाड़ के आप उसमें जैसे जैसे ईयर आपको जिस भी क्वेश्चन में ईयर दिखते जा रहे हैं, तो आप हेडिंग लिखोगी बैटल ऑफ प्लासे, ये फलाना ईयर, बैटल ऑफ पानीपत, ये फलाना ईयर, है ना, जो भी ईयर की बात हो रही है उनको सबको नोट्स में लिखो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो, आपके खुद के नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उससे क्या रहता है, आपको एक शॉर्ट एक एरिया मिल जाता है जहाँ से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाते हो। अब मान लो आपको ईयर्स फिर से रिवाइज करने हैं, तो क्या आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के बैठोगे? नहीं बैठोगे। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो ईयर्स हैं आपने अगर अपनी कॉपी में लिख लिए एक जगह, रैंडम लिखो, हर क्वेश्चन के साथ साथ में लिखते जाओ, जो भी मैं आपको ईयर्स बताते जा रही हूँ। तो आपको वापस प्रीवियस ईयर खोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पेज खोलने की जरूरत है और उसमें से बस रिवाइज करने की जरूरत है कि हाँ इसके साथ में हमने ये कहानी बताई थी और ये ईयर की बात हो रही है। क्लियर है, समझ में आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय एओयू मीन, फिर से ईयर आ गया तो इसको भी लिख लो वहां पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड बाय एओयू इन द ईयर 1885। ठीक है, 1885 की ये बात है। एक पुराने प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। तो आपका क्या रहेगा, हैंड्स ऑन रहेगा। आपने सारे ईयर्स रिवाइज कर लिए, अब आप पेपर देने गए तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रहेंगे वो ईयर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके साथ में एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा फाइंड की गई थी या फिर हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इट वाज एओयू, है ना, समझ में आया? तो आंसर यहाँ पे अभी फिलहाल क्या आ जाएगा, 1885। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल? मुमताज महल का ओरिजिनल नाम क्या था, है ना? तो मुमताज महल का ओरिजिनल नाम था अर्जुमंद बानू बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानू बेगम इनका ओरिजिनल नाम था एंड शी वाज द वाइफ ऑफ शाहजहां, है ना। ठीक है, शाहजहां की ये पत्नी थी, नाम था इनका अर्जुमंद बानू बेगम। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ इंडिया विच ग्रीक इंटेलेक्ट अकम्पनीड एलेक्जेंडर? एलेक्जेंडर ने जब इंडिया में घुसपैठ की यानी इन्वेजन किया तो उनके साथ में एक ग्रीक इंटेलेक्ट भी था, है ना, मतलब ग्रीक के जाने माने एक व्यक्ति भी थे। क्या नाम था? नियरकस। अच्छा, ये क्यों आए थे साथ में? हर एक इंसान के साथ में, हर राजा के साथ में, हर पावरफुल व्यक्ति के साथ में आप एक इंटेलेक्ट को देखते ही देखते हो। ठीक है, जैसे कि आप चाणक्य को देखोगे विद बिंदुसार या फिर अशोक, है ना। तो आप हर 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 बड़े व्यक्ति के साथ में या हर पावरफुल व्यक्ति के साथ में एक समझदार व्यक्ति देखते हो जो कि रणनीतियाँ बनाता है, जो कि गाइड करता है, जो कि पॉजिटिव तरीके बताता है कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही इनके साथ में, एलेक्जेंडर के साथ में कौन थे? ग्रीक इंटेलेक्ट नियरकस। क्लियर, समझ में आया? हिज नेम वाज नियरकस। द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन वेस्टर्न कंट्रीज स्टार्टेड इन? वेस्टर्न कंट्रीज में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो वो कहाँ से हुई थी? तो हम जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें हम दो कहानियाँ पढ़ते हैं, एक तो ब्रिटेन की कहानी पढ़ते हैं और एक कहानी हम पढ़ते हैं इंडिया की, है ना। तो ब्रिटेन की कहानी हम क्यों पढ़ते हैं? ब्रिटेन की कहानी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। ठीक है, उसके बाद में हम इंडिया की कहानी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पहली बात तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमें जानना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही ब्रिटेन के कारण था क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, है ना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वेस्टर्न कंट्रीज में शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। ऑप्शन में हमको ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है, हम आंसर टिक करेंगे ग्रेट ब्रिटेन। कांचीपुरम इज द कैपिटल ऑफ? कांचीपुरम कहाँ का कैपिटल है? तो बेसिकली अभी की बात नहीं की जा रही है, ये बात आप ऑप्शन से देख सकते हो कि किन समयों के बारे में पूछा हुआ है ना। चोलाज और पंड्याज और चालुक्यास की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, पल्लवास सब की बात की। तो ये कौन से डायनेस्टीज है? ये डायनेस्टी जो है ये साउथ की डायनेस्टीज है। जो हमारा साउथ सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पार्ट नीचे वाला हिस्सा, पेनिनसुलर वाला हिस्सा, वहाँ पे ये डायनेस्टी ने अलग अलग समय पे रूल किया था, जो हम ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं, है ना।
वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कांचीपुरम कैपिटल की बात की है, तो कांचीपुरम जो है ना, कांचीपुरम जो है वो दो साम्राज्यों का कैपिटल रहा है, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी से में अगर हम बात करें तो ये साम्राज्य, ये कैपिटल था चोलास का, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो ये कैपिटल था पल्लवास का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी की हम बात करें तो ये जो है कैपिटल किसका था, ये कैपिटल था चोलास का, ठीक है। तो मतलब अगर हमसे पूछा गया, अब यहाँ पे तो हमको चोलास पल्लवास दोनों दिख रहे हैं, तो हम किसको चूज करें, तो शुरुआत किसने की, चोलास ने की ना, है ना। कैपिटल बनाने की शुरुआत किसने की, चोलास ने की, तो हम किसको टिक करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, ठीक है। किसको टिक करेंगे, चोलास को टिक करेंगे। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वो कौन सा था, तो वो था बंगाल गजेट, ठीक है। कौन सा था, बंगाल गजेट। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये पब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। अच्छा, ही वॉज फेमस फॉर अबॉलिशिंग सती प्रथा, है ना। ही वॉज फेमस फॉर अबॉलिशिंग, क्या अबॉलिश किया था इन्होंने, सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा में अगर एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड की मृत्यु, वाइफ की मृत्यु के पहले हो जाती है, तो हस्बैंड की चिता के साथ में वाइफ को भी बर्न कर दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस थी। आप सोचो, जिंदा जला दिया जा रहा है औरत को पति की चिता के साथ में, कितनी गलत प्रैक्टिस थी। तो इसको अबॉलिश किसने किया, इसको अबॉलिश किया राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। किसकी मदद से, अब ये चाहते थे कि ये जो समझ है कि यार आप औरतों को जिंदा जला दे रहे हो, ये गलत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, तो न्यूज़पेपर के द्वारा पहुंचाई जाए, ठीक है। तो इन्होंने बंगाल गजेट नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला, जिसमें यूजुअली जो भी रूढ़िवाद होते थे इनकी बातें किया करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जो है वो पहुंचे, है ना। तो दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर दैट वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फाउंडर ऑफ जुदाइज्म वॉज, जुदाइज्म का फाउंडर कौन थे, तो जुदाइज्म क्या होता है, जुदाइज्म जो है वो बेसिकली आप इसको ज्यूस से याद रख सकते हो, ठीक है। ज्यूस का ऐसा मानना था कि अब्राहम वॉज सेंड बाय गॉड, है ना, भगवान का भेजा हुआ व्यक्ति है अब्राहम। और उन लोगों को ऐसा लगता था कि अब्राहम और उसकी फैमिली जो है वही पूरी दुनिया में अच्छाई लेकर आएंगे और वही पूरी दुनिया जो है वो बसाएंगे या फिर क्रिएट करेंगे, ऐसे करके जो है वो मानते थे। उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी रिगार्डिंग दैट, जिसमें आपको इन डिटेल में इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना मान सकते हो। जैसे हम लोग ने कृष्ण भगवान के जन्म वगैरह हुए ना, विष्णु भगवान का इनकारनेशन थे, राम भगवान का जन्म हुआ तो ही वॉज इनकारनेशन ऑफ, है ना, वो भी विष्णु भगवान के इनकारनेशन थे। तो जैसे हम मानते हैं ना कि भगवान यही है और इन्होंने दुनिया बनाई, तो ऐसे ज्यूज जो है वो अब्राहम को मानते थे, अब्राहम एंड हिज फैमिली। तो अब्राहम ने फिर क्या किया, जुदाइज्म की जो है वो शुरुआत की, जिसमें वो जैसे हिंदुइज्म है ना हमारा, ठीक है, तो ऐसे इनका क्या है, जुदाइज्म की जो है वो इन्होंने शुरुआत की, जिसमें वो उनके भी भगवान के बारे में या कैसे रिचुअल्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब उन्होंने बताया था। तो आंसर विल बी अब्राहम। When did the war between India and China take place? इंडिया और चाइना के बीच में वॉर कब लड़ा गया था, तो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर लड़ा गया था रिगार्डिंग, किस कारण से लड़ा गया था ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। रिगार्डिंग अ हिमालयन लाइन, है ना, मतलब आप देखोगे कि इंडिया और चाइना के बीच में पूरी रेंज है पहाड़ों की, है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो लड़ाई हुई थी कि चाइना बताता था कि ये हमारा है और हम बताते थे कि हमारा है, ऐसा, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये लड़ाई हुई थी 1962 में, इसका ईयर भी लिख लो, है ना। व्हाट वाज बेस्टाइल, बेस्टाइल क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पहली लाइन हम पढ़ते हैं, पहली लाइन तो नहीं, बाकी हाँ शुरुआत के स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। बेस्टाइल क्या है, इट इज़ अ फोर्ट्रेस इन पेरिस, जिसको प्रिजन की तरह यूज़ किया जाता है। बेस्टाइल प्रिजन, है ना, बेस्टाइल प्रिजन हमने बोला था ना उसको, तो 9th क्लास में है, ये आपको पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेस्टाइल प्रिजन क्या है, ये एक किला था जिसको एक जेल बना दिया गया था और यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था।
हु वॉज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफर खान, है ना। कहीं पे अब्दुल गफर खान सीधा लिखा होता है, कहीं पे खान अब्दुल गफर खान लिखा होता है। पुराने प्रीवियस ईयर में भी हमने एक सिमिलर क्वेश्चन देखा है ना। तो कंफ्यूज मत होना अगर कहीं पे खान अब्दुल गफर खान या फिर सिर्फ अब्दुल गफर खान लिखा हो, तो दोनों वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? अब्दुल गफर खान को कहा जाता था। पार्टीशन इन बंगाल कब हुआ? बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? तो बंगाल का पार्टीशन किया गया था इन 1905, है ना। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स जो है वो सक्सेसफुल हुए और बंगाल का पार्टीशन हो गया था। तो 1905 की ये बात है। द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? अच्छा देखो, नोट से मेरे को एक चीज़ याद आई कि जैसे आप नोट्स कैसे बना सकते हो, ऐसा सेक्शन रखो अपनी कॉपी में जिसमें आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं जो भी ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आप लिखो, है ना। क्वेश्चन पूरे पूरे मत लिखो और आंसर मत लिखो, ऐसे कॉलम बना लो एक पेज में जिसमें इधर लिखो फाउंडर ऑफ कांग्रेस, नहीं फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ऑफ कांग्रेस, और यहाँ पे लिखो ईयर 1885, ठीक है, ऐसे करके। तो आप ऐसे पूरा कॉलम बना लो। तो जैसे एक ईयर का कॉलम बना रहे हो, ऐसे आप क्या करो, इसका कॉलम बना लो फाउंडर्स का, है ना। तो फाउंडर्स के कॉलम में आप क्या लिखो? यहाँ पे लिखो फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इधर की साइड में क्या लिखो? इनके फाउंडर का नाम। हु वॉज द फाउंडर? मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा नाम लिख लिया। ऐसे यहाँ पे नीचे लिख दिया ब्रह्मो समाज, जो मैंने आपको पुराने किसी क्वेश्चन में करवाया है पुराने प्रीवियस ईयर में। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको इनके बिहाइंड कोई ऐसी बड़ी थ्योरी नहीं है, ठीक है, जो आपको दिमाग में रहे, आपको याद में रहे। ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो थ्योरी है भी, लेकिन आपको इन सिलेबस वो थ्योरीज नहीं मिलेगी, ये आपको थोड़ा सा अलग से ही पकड़ के चलना पड़ेगा। तो इनके ऐसे नोट्स बना लो, नोट्स बना लोगे तो ईजी रहेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे देख के सुन के मत निकल लेना, है ना। ऐसे नोट्स बना के रखना ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े, आपके पास में अपने नोट्स रहें और आप उसमें से रिवाइज कर लो चीज़ें, तो आपके दिमाग में रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? मदन मोहन मालवीय। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी एंड इवन आज की डेट तक में भी वो स्टैंडर्ड जो है वो बना हुआ है। एंड वी ऑल्सो नो कि शुरुआत में जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की तो हमने बोला कि सारे गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल कॉलेजेस छोड़ दो, लेकिन लोगों ने छोड़ा तो, लेकिन हमारे पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था जिसमें हम हमारे बच्चों को भेज सकें। अब कब तक पढ़ाई का नुकसान कराएंगे, इसलिए वापस से उनको ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्कूल कॉलेजेस में जाना पड़ा था, ठीक है। और हमारे पास उस समय तक हमारी कोई अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसे लोगों ने, महान लोगों ने क्या किया, थोड़ा समय निकाला और अपनी जवाबदारी समझी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की ताकि बच्चे जो है वो अपने देश की शिक्षा ले सकें, है ना। तो किसने किया? मदन मोहन मालवीय इज़ वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। When was क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं इन द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज चैप्टर नंबर 2, है ना, ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। लास्ट वाला पैराग्राफ है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो कब इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1942 में और करीब साल भर तक चला था। और यही वो मूवमेंट था जिसमें गांधी जी अपनी फेमस डू और डाई वाली स्पीच देते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, हमने नहीं मानी थी। ऑगस्ट ऑफर हमने बिल्कुल भी नहीं माना ब्रिटिशर्स का, और हमने बोला अब हमको आपका कोई ऑफर, कोई मिशन लेना ही नहीं है, अब हम चला रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन और अब आप जाओ, पूरी तरीके से हमको छोड़ के जाओ। तो 1942 की ये बात है। हु रोट वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये हम पढ़ते हैं इन द सेम चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, क्लास 10th, ठीक है। लास्ट में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में हम पढ़ते हैं कि भारत माता की एक एस्थेटिक इमेज बनाई थी। सबसे पहली भारत माता की इमेज किसने बनाई थी? स्वराज फ्लैग किसने बनाया था, है ना, या ट्राई कलर फ्लैग किसने बनाया था? तो ये कुछ चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? 4 वॉल्यूम सदर्न इंडिया की जो किताब है या फिर फोकलोर है वो किसने लिखी थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर पूरा तरीके से जो हमारा फोकलोर का रिवाइवल की जो है बात की थी ये किसने की थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर MCQs बन सकते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा पकड़ना है, जिसमें से एक MCQ रिगार्डिंग वंदे मातरम बना
बना है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, है ना। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था एंड इट वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था तो बहुत लोग इसको गाया करते थे, ठीक है, और मतलब गाया करते थे, ठीक है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र, इट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग, है ना। नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच हाईएस्ट पीक? इंडिया की पहली महिला जो कि हाईएस्ट पीक तक पहुंची थी वो कौन थी, बचेंद्री पाल। अब ये जो हाईएस्ट पीक कहा जा रहा है, ये हाईएस्ट पीक बताना जरा कौन सा है ना। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, लंबाई 8,848 मीटर, ठीक है। नाम आपको बताना है। गया कौन था, गई थी, मतलब शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द हाईएस्ट पीक, शी वॉज बचेंद्री पाल। नंदा देवी बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन, नंदा देवी बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो नंदा देवी बायो रिजर्व जो है वो हमारा आता है उत्तरांचल में, ठीक है। कहाँ पे आता है, उत्तरांचल में, ठीक है। तो वो नंदा देवी से होते हुए निकलते हुए जाता है, इसलिए उसको नंदा देवी बायो रिजर्व भी कहा जाता है, मतलब नाम ही उसका उसी से पड़ा है, क्लियर। कहाँ पे है, उत्तरांचल में। रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया, नॉर्थ मतलब ऊपर वाला, ठीक है, वेस्ट पार्ट यानी कि इधर गुजरात वाला साइड, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो बारिश होती है ठंड के समय पे, वो किस कारण से होती है इंडिया में, तो इट ऑकर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना, मतलब वेस्ट साइड में जो समुद्र में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसके कारण बारिश जो है वो होती है इन द नॉर्थ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप इस चीज़ को दिमाग में रख लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में बहुत सारी जगह से होते हुए जाता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली क्या है, एक लाइन है जो कि हीट जोन को बताती है ना। हीट जोन डिवाइड होते हैं हमारे, मैंने आपको हीट जोन के बारे में ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जाएगा, अगर इंडिया से होते हुए जाएगा तो वो ऐसी लाइन जाएगी, बस वो थोड़ी सी कर्व्ड लाइन है ना। तो जाहिर सी बात है कि गुजरात से अगर होते हुए जा रही है ना, तो उत्तराखंड से तो जानी नहीं, क्योंकि उत्तराखंड ऊपर आ जाएगा। अब गुजरात से जा रही है तो गुजरात से जो लाइन में स्टेट आएंगे उन सारे स्टेट से होते हुए जाना है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो कि बिहार है, वो कहाँ पे पड़ता है, वो बिहार पड़ता है ऊपर, ठीक है। अभी जो झारखंड है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, ठीक है, ये सारे के सारे इधर की साइड में पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिहार से होते हुए जाना नहीं है, त्रिपुरा वगैरह से होते हुए वो जाएगी, है ना। तो कुछ 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हुए जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है, तो बहुत सुंदर और बहुत ब्राइट प्लैनेट है वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। जो दूसरे नंबर पे आता है वो कौन सा आता है, वीनस आता है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट इसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा क्लाउड से कवर्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब सन की किरणें क्लाउड के ऊपर पड़ती है तो वो और ज़्यादा ब्राइट निखर के आता है, एकदम बढ़िया सा निखर के आता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, है ना। और साथ ही साथ में हाँ, आप यही समझ सकते हो कि इसी कारण, मेन कारण यही है ना। तो वीनस को क्या कहा जाता है, ब्राइटेस्ट भी कहा जाता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। तो लॉन्गेस्ट डे विल बी ऑन, लॉन्गेस्ट डे कब होता है, तो जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको विंटर सॉलिस्टाइस, समर सॉलिस्टाइस, है ना, और ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था, पता है, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था। इवन 6th-7th में आपको ये पढ़ाया गया था, पर वो ऐसा होता है कि हमको याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारा दिमाग बहुत नादान होता है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ अ कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर एज ऑफ टाइम, है ना। तो हम उस उम्र में तैयार नहीं होते इतनी सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के लिए, इसलिए शुरुआत से ज्योग्राफी हमको पसंद नहीं होता है। लेकिन अब अगर आप उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, है ना, और बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो समर सॉलिस्टाइज, विंटर सॉलिस्टाइज और ऑटम इक्विनॉक्स होता है। तो मैं आपको तीनों चीज़ें बता देती हूँ। तो बेसिकली ये जो डेट है जून 20 और 22, इस पर लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। जो आपने सुना है गर्मी के दिन सबसे लंबे होते हैं और ठंड की रातें बहुत लंबी होती है ना। तो गर्मी के दिन लंबे होते हैं तो लॉन्गेस्ट डे जाहिर सी बात है गर्मी में ही होना है,
क्लियर है। तो जून में होता है, इसको समर सॉलिस्टाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समर सॉलिस्टाइस भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं ये जो सितंबर 23 वाली डेट आपको दिख रही है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है ना, ये ऑटम का समय होता है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। यानी कि इस दिन डे एंड नाइट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जितना लंबा दिन होता है इतनी लंबी रात होती है इस पर्टिकुलर दिन पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है? रातें लंबी लंबी होने लग जाती है और दिन छोटे छोटे होने लग जाते हैं। बाय दिसंबर 21 और 22 शॉर्टेस्ट नाइट हमको देखने को मिलती है, सॉरी लॉन्गेस्ट नाइट हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? विंटर सॉलिस्टाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंटर सॉलिस्टाइस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? दिन और रात बराबर। इस समय पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है, और इस समय पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट नाइट होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में? तो ऐसे कोड के हिसाब से याद रख लेना। और वैसे भी इसको दिमाग में ऐसे आप रख ही सकते हो ना कि जाहिर सी बात है, देखो जून में कितनी गर्मी होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जून के समय पे, और तारीखें कौन सी है? 20, 21, 23, 20, 21 की बात जो है वो की जा रही है। तो जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो लॉन्गेस्ट डे जून में ही होना है। और समर की बात हो रही है तो समर सॉलिस्टाइस। वहीं सितंबर तक आते आते गर्मी ठंड बराबर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, नॉर्मल हो जाता है। ऑटम वाला हमारा टेम्परेचर चल रहा होता है, तो इस दिन दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सितंबर की ये बात हो रही है। वहीं अगर हम बात करें सबसे लंबी रात और छोटे दिनों की, तो वो ठंड में होता है ना। और ठंड में एकदम ज़्यादा ठंड दिसंबर में सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अराउंड 21, 22 में आप देख लो बहुत बढ़िया लपक ठंड पड़ने लगती है। तो मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ने लगती है इस समय तक, है ना। और ठंड में क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट होती है, रात ही लंबी होती है, दिन छोटे छोटे हो जाते हैं, बस। तो इसी को क्या कहा जाता है? विंटर सॉलिस्टाइस कहा जाता है। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन करा दिए, बस मैम अभी आप इसका आंसर बता दो, है ना। तो इसमें क्या आपसे पूछा है? इसमें लॉन्गेस्ट डे पूछा है, तो जाहिर सी बात है आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, है ना। लेकिन मैंने आपको ये दो भी इसलिए बता दिए हैं ताकि इनकेस अगर आपको दिन रात बराबर का पूछ ली डेट, या फिर रात लंबी का डेट पूछ लिया, विंटर सॉलिस्टाइस ऑटम सॉलिस्टाइस का अगर आपको पूछ लिया, तो आप क्या बताओगे, है ना। तो मैंने आपको साथ साथ में रिवाइज भी करवा दिया पूरा। एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड द एयर बिकम्स, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते तो एयर कैसे होती जाती है? एयर होती जाती है लाइट, है ना, हल्की होती जाती है। लाइट क्यों होती जाती है? क्योंकि अगर हम नीचे रहते हैं, मतलब अर्थ से जैसे जुड़े होते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो हवा होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है। लेकिन जैसे जैसे हवा अर्थ से दूर होते जाती है, यानी कि जो लेयर दूर होते जाती है, तो ग्रेविटेशनल पुल भी नेग्लिजिबल सा होने लगता है, मतलब थोड़ा सा वीक होने पड़ता है। तो हवा जो है होती है वो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। तो एज वी मूव हायर द air becomes light, also as we move higher the air also becomes colder, है ना। मतलब वहाँ पे हमको ठंडी हवाएं देखने को मिलती है जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑन अर्थ्स ऑर्बिट सरफेस द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। अच्छा, ये आपका होमवर्क है ना। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हम द अर्थ पढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है सिलेबस का, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अर्थ या फिर ग्लोब पढ़ते हैं, ग्लोब में मैंने आपको बताया है कि अर्थ की, जैसे अर्थ का सेंटर ऐसा है, ठीक है, लेकिन अर्थ की जो एक्सिस होती है ना, अर्थ की एक्सिस होती है वो कभी भी सीधी नहीं होती, थोड़ी ज़्यादा उधर चली गई, है ना। वो कभी भी सीधी नहीं होती है, वो टिल्टेड होती है, ठीक है। तो टिल्टेड होती है, तो ये कितने एंगल पे टिल्टेड होती है ये हमको बताना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अब ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है। इसका ऑप्शन का आंसर आपको बताना है कि कितने एंगल पे अर्थ की एक्सिस, अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ की एक्सिस जो है ये अर्थ के सरफेस से कितने एंगल पे झुकी हुई है, ये एंगल आपको बताना है। आंसर इसका बताना कमेंट में पक्के से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ये तो बिल्कुल दिमाग में छाप लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड कितने स्क्वायर किलोमीटर में बटा हुआ है देख लो ज़रा, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा ही स्क्वायर किलोमीटर में हमको बटा हुआ है, ये दिखता है अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप इसको मान सकते हो, है ना। तो काफ़ी बड़ा है एंड पूरा लश ग्रीन ग्रासेस से भरा भरा पूरा है ना। मतलब देखने में हमको ऐसा, सोचने में ऐसा लगता है कि ग्रीन लैंड एकदम ग्रीन ग्रीन होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे घर वर वगैरह भी होते हैं। ऐसे मैंने भी जब ग्रीनलैंड के बारे में सुना था तो मेरे को दिमाग में ऐसे ही रहा कि बिल्कुल हरी भरी घासें और ऐसे पेड़ पौधे ही पौधे होंगे, ठीक है, एकदम फॉरेस्ट जैसा होगा। तो ऐसा नहीं है ठीक है, वहाँ पे घर वगैरह भी है। आप सर्च करना, फोटो में बहुत सुंदर दिखता है। द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? तो पर्थ। पर्थ इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा, ठीक है, ऐसे कोने में छोटा सा हमारा देश बना हुआ है। तो इसमें जो वेस्ट पार्ट है इसका, है ना, इधर वाला जो वेस्ट पार्ट है इसका, तो इसका कैपिटल कौन सा है? इसका कैपिटल है पर्थ। द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में इनकी जो वैल्यू है वो भी बताते जा रही हूँ ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा रहे आइडिया, है ना। 5895, ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है बेटा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक नहीं है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक का नाम आपको बताना है, जिसमें मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इतनी उसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी अराउंड, ठीक है। आपको इसका नाम बताना है कि कौन सी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, और हिंट के तौर पे मैंने उसकी हाइट, जो लंबाई है सी लेवल से, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जैसे किलिमंजारो की सी लेवल से ऊंचाई जो है वो 5,895 मीटर्स है ना। तो ऐसे ही आपको वर्ल्ड की बतानी है। अभी अफ्रीका की जो पूछी है वो उसमें क्या आ जाएगा अपना? किलिमंजारो। द करेंसी ऑफ जर्मनी इज, जर्मनी की करेंसी कौन सी है भाई? रुपीस चलता है क्या वहाँ पे? यूरो चलता है ना। तो जर्मनी में अगर आपको जाना है, सामान एक्सचेंज करना है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, या खरीदना है या रहना भी है, तो आपकी करेंसी जो है वो क्या होगी? यूरो होगी। द फेमस एंड द लार्जेस्ट लेक अलॉन्ग द इंडियन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज, इंडियन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, है ना। देखो कोस्टल एरिया हमारा ये है पूरा, ये जो हमारा नीचे वी बनता है ना, थोड़ा वी को हम सुधार लेते हैं, ये गुजरात वाला हिस्सा है ऐसा, ठीक है। और इधर पे ऐसे, ठीक है, इधर पे हमारा ऐसा क्या है? नीचे वाला सदर्न पार्ट, है ना। तो जो कोस्टल प्लेन होते हैं ना वो हमारे किधर होते हैं? ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब वेस्ट साइड के कोस्टल प्लेन है, और इधर में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है। अच्छा मैम, यहाँ तक ही क्यों, ऊपर तक क्यों नहीं? क्योंकि बेटा यहाँ से तो हमारी लैंड बाउंड्री शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब इसके आगे जो भी देश है उनकी बाउंड्री में क्या है? ज़मीन है। वहीं ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें क्या है? इधर पानी है और इधर भी पानी है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोस्टल एरिया कहा जाता है, या कोस्टल प्लेन कहा जाता है। तो ये वेस्ट साइड का और ये ईस्ट साइड का। अब ईस्ट साइड में अगर हम बोलें तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि इधर वाले हिस्से में ये क्या पूछ रहे हैं? एक फेमस और बहुत बड़ा लेक है, ठीक है, बहुत बड़ा तालाब है और बहुत फेमस है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा तालाब है ये, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तालाब नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं कि ईस्ट साइड पे, ईस्ट कोस्टल प्लेन पे एक ऐसा लेक है जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़ा है ना। तो क्या उस लेक का नाम है? तो मैं आपको बता देती हूँ, उस लेक का नाम है चिलिका लेक। कौन सा लेक? चिलिका लेक। अब इसकी एक खास बात है, क्या? ये वर्ल्ड का सबसे ब्रैकिएस्ट वाटर लेक है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर लेक, मतलब ब्रैकिश शब्द का मतलब होता है खारा, है ना। जैसे सी का पानी जितना खारा होता है उतना तो नहीं, लेकिन लेक का पानी जितना खारा होना चाहिए, उस कंपैरेटिवली वर्ल्ड में जितने भी लेक हैं उस हिसाब से सबसे ज़्यादा खारा पानी इसका है। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, है ना। कौन सा लेक है ये? चिलिका लेक। कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है, फेमस एंड लार्जेस्ट लेक है अलोंग द इंडियन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना उसके तरफ पाया जाता है। विच इज़ द मोस्ट डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया? इंडिया में सबसे डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन सा है? यानी कि इंडिया में कौन सा ऐसा वेजिटेशन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। वेजिटेशन मतलब है ये फॉरेस्ट, मतलब जंगल।
ठीक है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो वेट, थोड़े से मॉइस्ट और ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठंडे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और बहुत रिच वेजिटेशन इसका होता है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट भी कह सकते हैं इंडिया में, क्योंकि हर जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया ना कि इसको अगर पूरा वर्ल्ड मैप मान लो तो अलग अलग जगह पे, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, इधर एशिया है, यूरोप है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है। लेकिन यहाँ पे इधर कोने पे छोटा सा कॉन्टिनेंट हमको देखने को मिलता है ना, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, जितने भी कॉन्टिनेंट है उनमें सबसे छोटा सा कॉन्टिनेंट है। मनरेगा इज रेफर टू, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये कई बार मनरेगा बोल देते हैं यानी कि ऐसे लिख देते हैं, या फिर कई बार नरेगा भी लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले कई बार, लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मनरेगा कहा जाए तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, है ना, मैं लिख देती हूँ महात्मा, नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि हर रूरल व्यक्ति को या हर पुअर व्यक्ति को करीब 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड रहेगा, और अगर मान लो गवर्नमेंट 100 दिन का काम किसी भी व्यक्ति को नहीं दे पाती है हर साल, यानी 365 में से 100 दिन में अगर नहीं दे पाती है तो फिर उसका कंपेंसेशन यानी कि फिर पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक्ट क्या कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है, दैट इज राइट टू वर्क भी आप इसको कह सकते हो, कि हर इंसान को काम करने का अधिकार है ना। तो बेसिकली इसको आप राइट टू वर्क कह सकते हो। अब इसको नरेगा भी कहते हैं, दैट इज नेशनल रूरल, महात्मा गांधी को हटा के सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी इसको कहा जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकसद क्या है कि ये क्या है, ये राइट टू वर्क है, या फिर कई बार सीधे लिख देते हैं कि इट इज़ एम्ड एट, तो फिर आपको लिखना होता है वो वाला ऑप्शन टिक करना होता है जिसमें 100 दिन का वर्क गारंटीड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच विल बी अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कौन सा फीचर जो है वो डेवलपिंग कंट्री का फीचर होगा। तो डेवलपिंग कंट्री का फीचर क्या होता है ना, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट ऑक्यूपेशन होता है ना। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ते हैं तब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था, 10th क्लास का ही चैप्टर है, कि जब कंट्री डेवलपिंग स्टेज पे होती है तो डेवलपिंग स्टेज पे वो यूजुअली वहाँ के लोग जो है वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है। तो खेती बाड़ी के साथ साथ में कुछ मेंबर खेती करते हैं और कुछ लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में काम ढूंढने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके टर्शरी सेक्टर में भी शिफ्ट होते हैं। समझ में आया। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है या डोमिनेंट हो गया है। लेकिन कोई भी कंट्री जब अपने, कोई भी कंट्री हो जब अभी भले डेवलप्ड हो गई हो, लेकिन जब उनका भी डेवलपिंग स्टेज होता है तब वो शुरुआत में एग्रीकल्चर ही उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो क्या है मेन फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 1 मार्च 2011 वॉज, है ना, 1 मार्च 2011 के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, है ना, जनगणना के हिसाब से, तो वो थी 121.05 करोड़, है ना। ये कितनी पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार से इतनी पॉपुलेशन थी। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। आप इसको याद कर सकते हो, वर्ल्ड का W और वॉशिंगटन डीसी का W, जैसे वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी, है ना। तो ये क्या है, वॉशिंगटन डीसी जो है वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अच्छा, एक और बात, इसके साथ में आपसे UNO का भी हेडक्वार्टर पूछा जाता है। किसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, UNO का। तो पेज के एक नोट में आप ये भी लिख सकते हो, हेडक्वार्टर्स रो बना के, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखा गया है या फिर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, है ना। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो दिमाग में रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे डिक्लेयर्ड, कब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे डिक्लेयर किया गया था। तो जब यूएन ने जनता को ह्यूमन राइट्स दी थी जिस दिन, उसी को ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है ना, या फिर ह्यूमन राइट्स, हाँ, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है। दैट इज
ऑन द डेट ऑफ 10th December 1948, है ना। तो आप ये वाली जो डेट है इसको भी डाल सकते हो, मतलब जिसमें आप ईयर डाल रहे हो, है ना, जो जिस वाले नोट्स में आप ईयर डाल रहे हो वहाँ पे आप इस चीज़ को भी लिख दो, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट्स डे वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर, तो उसके साथ में डेट भी लिख देना। ईयर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जिसकी डेट पता है तो डेट भी लिख दो, है ना। तो आपको रिवाइज करने में बस इजी रहेगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है शुरुआत से आखिरी तक। मैंने अच्छे से आपको सारे वीडियोस, सारे कंसेप्ट वीडियोस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रही हूँ, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिस मत करना। और ये जो नोट्स वाला तरीका मैंने आपको बताया है ये तो पक्के पक्के से आप अच्छे से कर ही लेना, ये बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप वीडियोस इतनी वापस से फॉलो नहीं कर पाते हो क्योंकि वापस से बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इन वीडियोस से हमको यूज़ ज़रूर निकालना है और यूज़ निकाल के नोट्स बना लेने हैं, ताकि फिर एग्जाम टाइम पे कम समय पे हम फटाफट से रिवाइज कर पाएँ चीज़ों को, है ना। या फिर यूजुअली डेली बेसिस पे भी हम उन चीज़ों को देखते रहें, नज़र मारते रहें, ताकि एग्जाम वाले टाइम पे हमको एकदम दिमाग में रहे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये इसका आंसर है। क्लियर है कि नहीं? आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आया है। क्वेश्चन आपको बने हैं, एकदम नहीं बने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि अभी अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब अगली बार ये क्वेश्चन कहीं पे आपको मिल जाते हैं तो आपको आना चाहिए। मतलब जो बच्चे शुरुआत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं उनको तो ये लाइन रट गई होगी, क्योंकि मैं सबके साथ में बोलती हूँ। यूजुअली एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि हम बहुत सारा पढ़ के आते हैं, तब भी हमको ऐसा लगता है कि यार नहीं बन रहा है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, हम पढ़ा ही आपको इसलिए रहे हैं, मैं हर क्वेश्चन का आंसर ही आपको इसलिए करवा रही हूँ, समझा भी साथ साथ में इसलिए रही हूँ, ताकि अभी तक नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन अब पता हो, और अब पता हो तो अब अगली बार ना भूलें। इतना बस आपका रोल है, पता हो तक का रोल मैं आपके साथ में अदा कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस दिमाग में रखिएगा चीज़ों को। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।